सेकंड ओके। लेकिन अगर मैं आपको ये बताती नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आप विक्टिम हो, राइट? आपके ऊपर ये क्या गुजर रहा है कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने पड़ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ऑनलाइन 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 बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन आपके लिए बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको, सबको तो ये सब नहीं पता रहता, राइट? तो दे आर प्रैक्टिसिंग कि हम कैसे आपके सामने पहुंचा सकते हैं। आपको पता है जब मैं ये आपसे बात कर रही हूँ तो ये रिकॉर्ड होता जाता है लेक्चर, राइट? और ये जब रिकॉर्ड होता जाता है लेक्चर तो ये हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। इसका मतलब हमें कितना कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का कोई भी बंदा, कोई भी बंदी जो भी आकर यूट्यूब के वीडियो देख रहा है वो देख सकता है ये लेक्चर, राइट? और इसके साथ मतलब हमारी वैसी तैयारी भी होनी चाहिए आपके लिए। दूसरी बात तो ऐसी होती है कि जैसे हम आपको जो भी मटेरियल दे रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पढ़ सके। वी आर ट्राइंग हार्ड टू, और आप भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है। लेकिन इसमें अगर हम दोनों साइड से साथ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, और उनके साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ ऐसे ही रहना पड़ेगा, सिर्फ मतलब जो बोलते हैं ना, कंप्लेंट करते करते, सिर्फ कंप्लेंट, आम्हाला फक्त कंप्लेंट करता येईल की हे नाही होते, ते नाही होते, आमचा प्रॉब्लेम आहे इंटरनेट. मला सगळं कळतंय मित्रांनो, अगदी मनापासून कळतंय. पण तुमचे जे काही प्रॉब्लेम असतील ना, ते सॉल्व्ह करायला आम्ही इथं नक्की. तुम्हाला माहितीये, आम्हालाही कधी कधी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. जसं मगाशी मी बाहेर पडले होते इंटरनेटचा, जर तुम्ही बघितलं असेल तर. असे बरेच प्रॉब्लेम आमच्याकडे, तरी कुठे इंटरनेटचा झरा लावलेला आहे सगळा. पण जर समजा हे होत असताना प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन मध्ये तुम्हाला पूर्ण वर्ष शिकताच आलं नाही, तर एक अख्खं वर्ष वाया जाईल. तुम्ही TY BCom ला म्हणजे फायनल इयरला, बरोबर ना? तुमची तयारी आहे का एक अख्खं वर्ष एक्सटेंड करायची? तरी हरकत नाही, तयारी असेल तर, कारण दॅट्स अ गुड थिंग. तुम्ही जास्त गोष्टी शिकू शकाल कदाचित. पण आज पॅन्डेमिकच्या काळात तुम्हाला काय वाटतं, आपण असं बसून म्हणावं की अरे कोरोनाने सगळं थांबलं? आपल्याला तसं म्हणण्याची परवानगी नाहीये. आपल्याला आपलं रेग्युलर लाईफ अतिशय एफिशियन्सीने जगायचंय. तुम्ही इकॉनॉमिक्स सारखा विषय शिकताय, अकाउंट सारखा विषय शिकताय, जे सांगतात की नंबर टू नंबर मार्किंग पाहिजे, नंबर टू नंबर एफिशियन्सी पाहिजे, अँड वी आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव्ह दॅट एफिशियन्सी. थोडं वेळ जाईल, थोडे प्रॉब्लेम होतील, थोडं काहीतरी काहीतरी होईल, पण जर समजा दिलेल्या गोष्टी त्या त्या त्यावेळी तुम्ही कंप्लीट करत गेलात, तर परीक्षेपर्यंत तुम्हाला मी ज्या नोट्स देते, मी ज्या PDF टाकते, मी ज्या PPT टाकते, तसंच इतर शिक्षक पण जे टाकतात ऑब्व्हियसली, पण मी माझ्या साईडने सांगू शकते, तर तुम्हाला इकॉनॉमिक्ससाठी पुस्तक सुद्धा उघडायची वेळ पडणार नाही. तुमच्या वहीत ज्या नोट्स असतील तेवढ्या वाचून तुम्हाला सगळ्याच्या सगळा पेपर सॉल्व्ह करता येईल. आणि मला माहितीये की असं होऊ शकतं की एखाद्या वेळी, आणि हृदयेशने अगदी महत्वाचा पॉइंट आउट केलं होतं की अरे कितीतरी गावांमध्ये नेटवर्क नाहीये, मग तिथे व्हॉट्सअपचे मेसेज नाही टाकतायत लोकांना, तर तिथे साध्या व्हिडिओ कसं चॅट ऑन करणार, किंवा असा सगळा प्रॉब्लेम, कितीतरी आवाज येत नाहीये आणि असे सगळे. पण या सगळ्यातून थोडंसं पुढे जायचंय आपल्याला, आणि आपल्या स्वतःसाठी विचार करायचा आहे की मला यातून स्वतःला कसं इम्प्रूव्ह करता येईल. म्हणजे जसं एखादं समजा शिक्षक आहे की ज्यांना पूर्वी माहितच नव्हतं झूम मीटिंग काय, गुगल मीटिंग आहे. आपल्या तरी कुणाला माहित होतं 2 वर्षापूर्वी की काय गुगल मीटिंग काय आहे, झूम मीटिंग, हँगआउट्स काय आहे, आणि मायक्रोसॉफ्ट टीम्स नावाचं काय ऍप्लिकेशन आहे, किंवा गुगल शीट्स आज जे तुम्हाला डाउनलोड करायला सांगितलंय ते काय आहे. परवा पण तसाच पॉइंट उठवला होता की तो ग्रुप कशासाठी बनवला. अगदी बरोबर, मला सुद्धा दुसरा ग्रुप बनवायचा होता. वी आर थिंकिंग की काय करता येईल यार यात, की मुलांना जे अटेंड करतायत त्यांना तिथल्या तिथे अटेंडन्स लावता येईल. वी आर थिंकिंग, वी डोंट नो ऑल दिस. आपण सगळेच असे आहोत ज्यांना एकमेकांना या सोसायटीचं कसं वर्किंग सुरू होईल माहिती नाहीये, आणि आपण टेक्नॉलॉजिकली तेवढेच सगळेजण मागे आहोत. आपल्याला त्यातून थोडे 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 मार्ग काढायचे. आणि म्हणून मी तुम्हाला पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं होतं, जर तुम्हाला आठवत असेल, की सांगा मला, जस्ट लेट मी नो की हाऊ वी कॅन इम्प्रूव्ह दिस. लेक्चर तो होणार आहेत, आपल्याला माहितीये लेक्चर्स विल बी गोइंग ऑन. देन जस्ट लेट मी नो, लेट अस नो कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे क्या करना चाहिए हमें. अगर आप ये मुझे बता देते हो, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट. जैसे आपने वो ग्रुप के बारे में बताया था, मुझे भी वही, मतलब ऐसे जैसे आपको लगता है ना बीच बीच में, क्या ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप कैसा, कैसे वहां पर अटेंडेंस लगवाऊंगी, फिर मैं कैसे अपने रजिस्टर पे लूंगी वो. तो दैट्स व्हाट समथिंग दैट वाज मेकिंग मी हिंच, राइट? लेकिन
अब जो आपने उठाया ऐसे सवाल उठाए तो मैंने सोचा हाँ यार हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए, तो वो गूगल शीट्स का ऑप्शन है जहां पर आप यहाँ पर अटेंडेंस लगवा दोगे और मैं फिर वो लॉग कर दूंगी, तो अटेंडेंस लग जाएगा 2 मिनट में। आज के लिए थोड़े 5 मिनट लगे, मैंने एसवाई में देखा था लेक्चर में, सिर्फ 2 मिनट में हमारी अटेंडेंस हो गई, एवरीथिंग वॉज डन। तो मैं फिर से आपको यही बोल रही हूँ कि दैट इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डील, की मैं बता रही हूँ वैसा ही करना है और ऐसे नहीं है। आपको जो भी मुझे बताना है बताओ, we will try to incorporate every simpler thing that can make your and our life easy, simpler, and what we can say freely to live. Okay, believe me, we will do that. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर देन। आपको किसी हम ऐसे करेंगे जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, थोड़े देर बाद मैं एक तो अटेंडेंस शीट भिजवा दूंगी और उसके बाद या फिर हम लास्ट लेक्चर में जो भी अटेंडेंस है वो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी के लिए बच्चे कम दिख रहे हैं, तो मैं अलग से कॉलम बनाकर आपको वो भेज दूंगी। दूसरी चीज इसके बाद कि हम ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था आपको कि आपको एक कुछ सवाल है या फिर आपके, इसलिए हमने ओपन किया था फोरम बोलने के लिए, तो विल डू दैट अगेन, क्योंकि अगर आप बोलते हो देन आई कैन नो कि आपको ये समझ में आ भी रहा है या नहीं। ओके, तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बात कर रहे थे, ये वाले एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम। ओके, इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू बी द ऑन अ रिकैप साइड, मतलब किसी को रिकैप चाहिए, लेट्स डू दैट। एक्चुअली हमने ये देखा था 2015 में विद द गिवन स्ट्रेटेजीज क्या क्या करने, इसके साथ हमने ये योजना की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें 3 ग्रुप्स थे जिनको हमें टारगेट करना था। प्राइमरी था यंग एंड मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स। सेकेंडरी ग्रुप में थे यूथ, मतलब आप जैसे लोग, डॉक्टर्स, इन लॉज, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर्स। थर्ड ग्रुप में थे पूरे के पूरे लोग फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स है, रिलीजियस लीडर्स है, जो अदर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और लोगों को खुद के बोलने से, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एंड वीमेन SHGs। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एलिजिबिलिटी, ये स्कीम में एनरोल होने की आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ऐसे है, in order to be eligible for this BBBP scheme, following conditions are to be fulfilled। ये fulfill होनी चाहिए। पहले, a family with a girl below the age of 10 years, तो एक फैमिली जिसमें 10 साल से छोटी बच्ची है। दूसरा, there should be a Sukanya Samruddhi account, SSA, Sukanya Samruddhi account in any bank opened इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो वो बच्ची के नाम पर ही SSA अकाउंट बैंक में होना चाहिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। देन द गर्ल चाइल्ड शुड बी एन इंडियन, भारतीय होनी चाहिए लड़की, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। NRIs आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कीम, तो इंडियन सिटीजन भी हो लेकिन NRI हो, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, बाहर के कंट्रीज में रह रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो ये स्कीम के लिए, भारत में रहना चाहिए। तो इसके बाद यह है एलिजिबिलिटी कि कौन ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, इसके बाद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रीजनल कैंपेन एंड इनिशिएटिव, मतलब जो लोकल लेवल पे कैंपेन शुरू करने वाले उसके बारे में। अंडर दिस स्कीम सेवरल स्टेट्स हैव ऑपरेशनलाइज्ड मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लॅन्स। हर एक सेक्टर के लिए, मल्टी सेक्टर म्हणजे जिल्ह्या जिल्ह्यासाठी प्लॅन ऑपरेट करायला सुरुवात केली, जिले जिले के लिए एज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो क्या करना है इसमें, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैसे ये कैंपेन सुधारा जाए, कैसे ये इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए गवर्नमेंट बॉडीज की, सोसाइटी की, घर की कैपेसिटी बढ़ाना है। और ट्रेनिंग सेशंस, तो ऑफिशियल्स के लिए ट्रेनिंग सेशन है कि उनको ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में। These training sessions equip the district level officials and frontline workers for the further action. तो district level officials, जिल्हा लेवल वरचे ऑफिसर्स आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणजे काय, मगाशी पण हा शब्द आला होता। सो फ्रंटलाइन वर्कर्स इज द वर्कर्स working as a nurse staff, non-medical staff or something like that in the field, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ रहते हैं वो,
जो डॉक्टर्स रहते हैं वो, जहां पर जाकर या फिर इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ रहता है, जहां पर जाकर आप शायद इसके बारे में गर्ल चाइल्ड को पैदा करना ना पैदा करना, उसके लिए डायग्नोसिस करना, ये सब के बारे में सोच सकते हो। तो हमें वहां से शुरुआत करनी है कि वहां ही खत्म कर देना ये चेन। फिर इम्पैक्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो एक्चुअली क्यों, मतलब हम क्या चाहते हैं इम्पैक्ट ये स्कीम से, ओके क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंपेन रहा है जब से शुरू हुआ है, बहुत ही उसकी पब्लिसिटी की गई है, प्रोपोगंडा ऑफ अ कैंपेन, दैट्स अ वेरी बिग डील एंड इट्स बीन डन, इट विल बी डन थ्रू द कमिंग ईयर्स। तो इससे हम क्या चाहते हैं, पहले बैलेंसिंग सेक्स रेशो, 1000 बॉयज 1000 गर्ल्स, सेक्स रेशो बैलेंस करना है। ब्रिंगिंग गर्ल चाइल्ड्स राइट्स इनटू फोकस। तो एक्चुअली बच्ची के, गर्ल चाइल्ड के राइट्स क्या है वो फोकस में लाने हैं, उनको वो प्रोवाइड करने राइट्स जीने से, मतलब जन्म से लेकर पूरे पूरे लाइफ में उनके क्या क्या बेसिक राइट्स है वो सब उनको प्रोवाइड करने हैं। मतलब वो तो रहते ही है राइट्स, दे आर कंटिन्यूअस, हमें उन लोगों को अवेयर करना है कि उनके ये राइट्स है और उन्हें ये मिलने ही चाहिए। अचीविंग गर्ल चाइल्ड एक्सेस टू एजुकेशन, इससे क्या चाहिए, पहले हमें एक्सेस देना चाहिए गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन का, क्योंकि अगर एजुकेशन का एक्सेस मिलता है तो ही आप आगे जाकर जॉब ले सकते हो, जॉब ले सकते हो तो सैलरी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ जाएगा। ओके, देन व्हाट आर द मॉनिटरेबल टारगेट्स, मतलब इसके लिए अभी हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कि क्या मॉनिटरेबल टारगेट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट इज improve the sex ratio at birth SRB in selected gender critical districts by 2 points in a year। तो अगर 976 है तो 2 पॉइंट्स, मतलब हमें वो सेक्स रेशो एट बर्थ कितना बढ़ाना होगा, 978, 2 पॉइंट से बढ़ाना है। ओके, देन reduce gender differentials in under 5 child mortality rate from 7 points in 2014 latest available SRS, that is a sex ratio at birth report, to 1.5 points per year। मतलब अब ये अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट क्या होता है, तो जैसे कि कुछ डिसीज की वजह से, अच्छा खाना ना मिलने की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से अंडर 5 जो चिल्ड्रन रहते हैं तो वो कभी कभी मतलब वो जी नहीं पाते आगे, और इनका जो मरने का रेट होता है, लाइफ थ्रेटनिंग रेट, वो उसको बोलते हैं अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। ओके, और ऐसे रेट को 7 पॉइंट से घटाना है इन 2014, मतलब 1.5 पॉइंट्स पर ईयर, ऐसे कम करना है। ओके, हर एक ईयर में 1.5 पॉइंट्स पर ईयर देखना है। ओके, आर चैटिंग विथ मी, आई एम सो फेमस। इफत में आपको बाद में आपके ग्रुप पे लिंक है दोनों भी, तो वो वहां पर है एक्चुअली। मैंने ग्रुप गूगल शीट्स की लिंक यहाँ पर भेजी नहीं है, गूगल शीट्स की जो लिंक मैं आपको फिर से भेजूंगी, लेकिन अभी के लिए लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, यस, so at least 1.5% increase per year of institutional deliveries। institutional deliveries मतलब जो hospitalized delivery होती है, घर में नहीं, रास्ते में नहीं, क्योंकि लोग इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी मतलब आपको वो जो प्रेग्नेंट वीमेन रहती है, वीमेन प्रेग्नेंट जो लेडी रहती है, उसको दर्ज करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी तरीके का हॉस्पिटल। और फिर क्या है, आज तक हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि डिलीवरीज को घर में हो सकती है, बाहर क्यों जाना है, ऐसे हॉस्पिटल्स क्यों चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धोखा होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जन्मे हुए बच्चों को मरने का रेट, जन्मे हुए जो अभी अभी जन्म लिया है ऐसे बच्चों को, तो वो बहुत बढ़ता है, उससे गर्ल चाइल्ड को भी धोखा है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंप्रूव करना है, कैसे, 1.5% इंक्रीज पर ईयर। Okay, then at least 1% increase per year of a first trimester ANC registration।
मुझे पता है बहुत डिटेल हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के दौरान पहले जो ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का एक जो समूह रहता है, राइट, तो वो जो पहले 3 मंथ का है, 9 मंथ्स में से, तो वहां पर ही रजिस्ट्रेशन बढ़ना चाहिए। कब से? 1% बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर तभी रजिस्ट्रेशन हो जाए वो प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसको मेडिसिन देना इजी होता है उनको। वो अगर एनिमेटिक है मतलब आयरन लेवल कम है, तो उनको वैसे फॉस्टर किया जा सकता है। इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन टू 82% बाय 18 to 19। एनरोलमेंट बढ़ाना है बच्चियों का 82% से, ओके 82% तक बढ़ाना है इंडिया में। प्रोवाइड फंक्शनल टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स इन एवरी स्कूल इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी अभी के लिए हमने अंडर स्कीम सिलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बच्चियों को टॉयलेट्स प्रोवाइड करने, ओके स्कूल्स में। उसके बाद आता है improve the nutrition status of a girls by reducing number of underweight and anemic girls under 5 years of age। तो उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो मैंने सुना है, देखा है, कि अगर बॉय और गर्ल है हमारे घर में तो शायद ऐसे हो सकता है, थैंकफुली और थॉटफुली आपके घरों में ऐसा नहीं ना हो, मेरे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घरों में ऐसा होता है कि बच्चे जो मतलब जो बॉय है उसको ज्यादा खाना दिया जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल, या फिर उसको बाद में बिठाया जाता है जो भी बचा कुचा है वो खाने के लिए, या फिर अगर मैरिज है मतलब आपके नॉर्मल लाइफ में पहले घर के मेल को खाना परोसा जाता है और उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो उसके बाद लेडी खाती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कुछ बचता ही नहीं है तो इसका मतलब वो खाती नहीं है, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम हो जाता है। एंड दैट्स वाई हमें ये सब सिस्टम फ्रेमवर्क में लाना है, ओके तो गर्ल्स का न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाना है बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ अंडरवेट, जिनका वेट कम है ऐसे गर्ल्स का नंबर कम करना है। और एनीमिक गर्ल्स मतलब आयरन की बहुत ज्यादा कमी होना। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आप एनीमिक हो जाते हो, ओके गर्ल्स अंडर 5 years ऑफ एज। उसके बाद इंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ICDS, girls attendance and equal care monitored using joint ICDS NHM mother child प्रोटेक्शन कार्ड्स। तो ये सब आंगनवाड़ी और ऐसे जैसे सेंटर्स रहते हैं उसके हेल्प के साथ हमें गर्ल्स का स्कूल्स में गर्ल्स का इम्प्रूवमेंट देखनी है, मॉनिटर करनी है, गर्ल्स का अटेंडेंस बढ़ाना है, गर्ल्स की बर्थ रेट बढ़ानी है, ओके सो इसमें हमें एक यूनिवर्सलाइजेशन मेथड चाहिए। उसके बाद प्रमोट द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट फॉर गर्ल चिल्ड्रन, just give me a minute, girl children through implementation of protection of children from sexual offenses POSCO Act, POCSO 2012, okay so it's a एक्ट जहां पर आपको गर्ल चाइल्ड पे उसके घर से, उसके समाज में से, उसके आसपास जो भी है उससे जो सेक्सुअल ऑफेंस उसको बेयर करना पड़ रहा है वो सबके अगेंस्ट ये राइट है। प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बॉयज भी ऐसे बहुत ही गंदगी के शिकार हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज अ पॉस्को एक्ट, तो उनको जो सफर करना लग रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, ओके सो दैट इज अ पॉस्को एक्ट। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बढ़ाना है, एक्ट का अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, ओके उसके बाद आते हैं हम बीबीबीपी के अंडर जो भी बीबीबीपी के अंडर जो भी स्कीम्स आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने नए स्कीम्स शुरुआत किए, दे आर पॉपुलर और उनके बारे में तो ये सब स्कीम्स है और लेट्स ट्राई कि हम कैसे कैसे एक एक स्कीम को देख सकते हैं। इट्स अ सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है? इज अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींट एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल चाइल्ड। सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए उसके नाम से कुछ डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ सुकन्या समृद्धि योजना में। जो हमने बैंक अकाउंट देखे थे, अगर आपको याद है, लेट मी शो यू देम, हमने ये देखा था अकाउंट के बारे में। तो उसको ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होगा वो ऑलरेडी आपने निकाला है, तो ऐसे वाले अकाउंट में
आपको जाकर गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा और आप भी डिपॉजिट कर पाओगे आपके बेटी के लिए। ओके, इट लॉन्चेस एज पर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। द स्कीम इज मीन टू मीट एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो ये क्यों स्कीम दी है? ताकि ये स्कीम से जो डिपॉजिट हो जाएगा, पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे SSA अकाउंट में, तो वो अकाउंट को देखकर वो पैसों को यूज करके गर्ल को पढ़ाया जा सके, गर्ल के मैरिज एक्सपेंसेस बेयर कर सके। तो यही दो वजह है जिसके लिए फेटिसाइड्स होते हैं, गर्ल फेटिसाइड्स। गर्भ अगर गर्भ में बच्ची है तो उसको मारा जाता है। सिर्फ ये वजह बहुत ज्यादा होती है कि एक तो पढ़ाने का खर्चा, फिर उसके शादी का खर्चा। तो ये पहले यही जो रूट कॉजेस है इनको मिटाने के लिए ये योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। टू कीप द अकाउंट एक्टिव, अ मिनिमम contribution of ₹250 is mandatory in each financial year। और अगर आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना से आया अकाउंट SSA अकाउंट है, ये एक्टिव रखना है तो आपको 250 रुपए डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं अकाउंट में हर बार। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड पर एनम अंडर सुकन्या समृद्धि योजना इज 1.5 लाख अप टू द एंड ऑफ 15th ईयर फ्रॉम ओपनिंग अकाउंट। 15 साल तक ये अकाउंट चलता रह सकता है और हर साल में आप कितना डिपॉजिट कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, और उसका आपको अंडर ATC टैक्स मतलब टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। ओके, ज्यादा कम से कम कितना करना है? 250, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, और ये 15 साल तक चला रहेगा अकाउंट। द स्कीम कम्स विद द टैक्स बेनिफिट अंडर ATC एंड रिटर्न्स आर टैक्स फ्री। तो रिटर्न्स जो मिल रहा है वो मतलब इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि स्कीम इंटरेस्ट रेट इज करंटली 8.7% पर ईयर। अगर आप सेविंग देखोगे तो सेविंग के कुछ 4.5%, 4% ऐसे रहते हैं, FD के भी कुछ ऐसे रहते हैं, लेकिन सुकन्या समृद्धि स्कीम के कितने हैं? 8.7 पर ईयर। प्लस आपको जितना चाहे उतना पैसे आप डाल सकते हो, उसका कुछ मैंडेशन नहीं है। ओके, नाउ फैमिलीज विथ मोर देन 2 गर्ल्स कैन ओपन अकाउंट टू सबमिटिंग द एफिडेविट। तो पहले सिर्फ एक ही बच्ची है तो ही आप निकाल सकते थे अकाउंट इस योजना के अंडर, अब 2 बच्चियां है तो भी कर सकते हो। तो लेट्स सी कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। एक्चुअली ये मुझे कुछ दिन पहले पढ़ते पढ़ते मिला था कि आपको कैसे करना है। आर यू इंटरेस्टेड? होपफुली कि कैसे हम कितना डालना चाहिए ये सब देख सकते हैं। आप सब अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, राइट? तो आपको ये देखने के लिए अच्छा हो जाएगा। सो मैं मेरे अकाउंट के साथ बना लेती हूँ। ओके, तो आपको ये देखना है कैलकुलेशन करके कि एक्चुअली आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, राइट? ओके, कूल। तो हमें देखना है कि अगर मुझे कितना हर साल के लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा वो सुकन्या समृद्धि स्कीम में। तो मुझे कुछ साल बाद जो भी मेरा प्लान्ड ईयर है, प्लान्ड साल है जहां तक मैं डिपॉजिट करूंगी, तो कितने पैसे मुझे वापस मिलेंगे, इसका कैसे होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 गर्ल इफ योर फैमिली हैव 1 गर्ल। ओके, नेक्स्ट कितने साल की बच्ची है? हम डाल देते हैं कि 5 साल की बच्ची है। तो किस पर्पस के लिए करना है? एक तो चाइल्ड्स मैरिज, चाइल्ड्स एजुकेशन एंड अदर्स। तो मैं कर देती हूँ चाइल्ड्स एजुकेशन के लिए हमें करना है। फिर इसके बाद ले सकते हैं कितना अमाउंट हमें, मतलब कब से आप डाल दोगे। तो आज की डेट ये डिफॉल्ट यहाँ पर आ गई है। ओके, कब से आप पैसे डालना स्टार्ट कर दोगे, कब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी है, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा? ईयरली आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। ये सब डिटेल्स आपको समझ में आ रहे हैं, राइट? मैं जो बात कर रही हूँ, राइट? ओके। इसके बाद क्या होगा? आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमने देखना है। तो हमने हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी के लिए 250 दिख रहा है, लेकिन हम ये थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, हम बोल देते हैं कि हम हर साल 2500 पे कर सकते हैं, राइट? और अभी के लिए ये इंटरेस्ट रेट इन्होंने यहाँ पर फ्रीज कर दिया है 7.6। क्यों? वो मे बी द टेक्निकल टीम एक्टिंग ऑन दैट साइड। ओके,
ये इकोनॉमिक टाइम्स है जो बहुत ही अच्छा पेपर है, तो उनका कैलकुलेटर है। तो अगर मैं 2250 रुपीज पे करती हूँ तो कैलकुलेट करने के बाद ये सब मेरे डिटेल्स है, आई एम गोइंग टू स्किप दैट। ओके, तो रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको अगर देख ले तो आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है। 2041 में ये मैच्योर हो जाएगा मेरा जो अकाउंट है वो। फिर मुझे मंथली पेमेंट कितना करना है, 187.50 रुपीज। ओके, आज मतलब अभी से कितना शुरू कर देना है, 187.50 रुपीज। तो मैं ईयरली कितना पे करूंगी, 2250 रुपीज। इन्वेस्टमेंट का पीरियड रहेगा 15 इयर्स का, मैच्योरिटी का ईयर रहेगा 2041। हमारा इंटरेस्ट होगा कंपाउंडिंग ईयरली, और मैच्योरिटी वैल्यू मतलब 15 साल बाद मुझे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, 95,757.5। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर ये स्कीम में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? होपफुली दैट इज लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप क्या देख रहे हो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने दिखाया और कुछ नहीं है। ओके, मुझे पता है आपका टाइम खत्म होने को है, तो आज के लिए हम सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना पर जाकर रुकते हैं। और लेट्स जस्ट से कि ठीक है, हम यहाँ पर तो रुक गए, लेकिन आज जो हमने पढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपको इसके बारे में कुछ बोलना है? डू यू वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट एनी लँग्वेज, मराठी, इंग्लिश, हिंदी? याची गरज आहे का? खरंच गरज नाही है का? अगर इसकी सच में जरूरत है, सच में जरूरत नहीं है, या फिर ये सिस्टम जो आप देख रहे हो इसको आप कैसे इंप्रूव कर पाओगे, क्या प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट एंड देन वी कैन जस्ट स्टॉप। बट आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू, एंड बिलीव मी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हो बहुत ही सोशल इश्यूज के बारे में। दिस इज द फोरम यू टॉक, क्योंकि इसकी वजह से हम इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और औरों को भी समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू टॉक? डोंट मेक मी से कि अरे आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। सच में किसी को भी नहीं बोलना है? ओके, अगर मैंने आपके नाम लेना शुरू कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? आपने सिर्फ अगर लॉग इन करके रखा है और आप कहाँ पे और चले गए हो तो। सो आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि आपको किसी को बोलना नहीं है। स्टिल गिविंग यू फ्यू मिनट्स, अगर किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो मैं आगे वाला पढ़ाना शुरू कर दूंगी। इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू टॉक? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर गर्ल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हम यही पढ़ रहे हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। ओके कूल। अगर आपको नहीं बोलना है, आई okay, so what I will do, I'll start with my presentation for a few minutes. Okay, Anas, I got your message. I'll explain it a bit again. सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो मैं क्या कर दूंगी, आपको चैट बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल दी है, एक बार देख लीजिए आपको मिली है या नहीं मिली है। नो मैम। मैम मिली है मिली। नहीं मिली। ओके, मैंने डाल दी है, लेकिन जस्ट वेट। मिली। हाँ, लेकिन डायरेक्टली अटेंडेंस मत डाल दो, क्योंकि अभी के लिए हमने जो ओपन किया था, अगर आपको याद है तो उसमें एक कॉलम में ऑलरेडी आपने फिलअप कर दिया है। तो जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस इंसर्ट वन न्यू कॉलम एट लेफ्ट, जिसमें अभी के लिए आप अटेंडेंस डाल सकते हो। ओके, एक में आपकी फुलफिल्ड है, दूसरे में फुलफिल, हाँ अब आप कर दो। ओके, अब मैंने आपके लिए डाल दिए, और मैंने एक बार मैं फिर से सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बता रही हूँ। तो ये योजना के तहत आप अपने बच्ची के एजुकेशन के लिए, बच्ची के शादी के लिए अकाउंट में एक अकाउंट निकाल कर, SSA वाला अकाउंट, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके प्लीज, आप ओके,
आप क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट निकाल कर आपके बच्ची के लिए कुछ पैसे अकाउंट में वो डाल सकते हो हर साल के लिए। मिनिमम अमाउंट है 250, मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 lakhs। ओके, उसके लिए आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आपको एटीसी के अंडर एग्जम्पशन मिलता है टैक्स बेनिफिट में, और जो भी रिटर्न आते हैं जैसे कि इंटरेस्ट आपका रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट पे तो वो भी टैक्स फ्री होता है। आज के लिए इसका इंटरेस्ट रेट 8.7% है, और अभी आप अगर आपको एक से ज्यादा बच्चे हैं तो भी इसके लिए अकाउंट खोल सकते हो। दैट इज अ सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बाद वाली जो योजना है वो है बालिका समृद्धि योजना। ये सब के बारे में आपको शॉर्ट नोट अगर प्रिपेयर करनी है, और उसके लिए आपको ये मैंने रखा है, जितना यहाँ पर लिखा है उतनी काफी हो सकती है, आपको आपके खुद के वर्ड्स में लिखनी है। बालिका समृद्धि योजना was introduced by Indian government in 1997. Yes, please. Just a minute. Okay. तो बालिका समृद्धि योजना was introduced by Indian government in 1997 under the policies of women and child development to facilitate the girl child. It is widely known as key initiative to support the birth and education of girl child. तो बालिका समृद्धि योजना is a key initiative for girls birth and girls education. Okay? इसके बाद आता है objectives of this scheme. First is bring positive changes in the attitudes of a family, society or community towards the mother and a girl child. तो फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी के यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है गर्ल चाइल्ड के बारे में। उसके बाद प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनरोलमेंट एज वेल एज रिटेंशन ऑफ द स्कूल। तो सिर्फ एनरोलमेंट नहीं चाहिए, हमें इम्प्रूव करना है उनका रिटेंशन भी। मतलब शायद आपने दर्ज भी करवाया लेकिन उनका अटेंडेंस होना चाहिए स्कूल में, वो पूरा का पूरा स्कूल का खत्म करे। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सब खत्म करना चाहिए उनको। राइटली राइजिंग द गर्ल चाइल्ड टिल शी रीचेस द लीगल एज ऑफ मैरिज। तो उतना बढ़ाना चाहिए अपने गर्ल को अच्छे से उनके सब राइट्स के साथ जब तक वो लीगल एज की नहीं हो जाती शादी के। ओके, हेल्पिंग द गर्ल्स एंड मोटिवेटिंग देम टू टेक अप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज फॉर हर ओन वेलफेयर। खुद के इंप्रूवमेंट के लिए उसको क्या मोटिवेट करना है कि कुछ जॉब करो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करो जिससे आपको इनकम मिले। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। और उसके तहत ये स्कीम के अंडर क्या होगा, ₹500 प्रेजेंटेड एज अ पोस्ट बर्थ ग्रांट अमाउंट। जब भी बर्थ होता है एक लड़की का तो उसको उसके बर्थ के बाद ₹500 एज अ ग्रांट सरकार से मिलता है। एनुअल स्कॉलरशिप्स फॉर द गर्ल चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर 15 अगस्त 1997। ईयरली स्कॉलरशिप्स मिलते हैं ऐसे बच्चियों को who are registered under BSY बालिका समृद्धि योजना after 1997. The details of the scholarships are given not below, adjacent. Okay, so class मतलब कब तक ये चलेगा, कब तक कैसी योजना ये चलेगी। तो अगर आप पहली से फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड में हो तो आपको ₹300 फॉर ईच ईयर फॉर ईच क्लास मिलेंगे, मतलब 3 साल के लिए ₹900 मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप चौथी स्टैंडर्ड में हो तो ₹500 मिलेंगे, 5वीं स्टैंडर्ड में गर्ल है तो ₹600 मिलेंगे। 6th और 7th स्टैंडर्ड के लिए ₹700 ईच क्लास, मतलब 1,1400 रुपीज मिलेंगे। 8th स्टैंडर्ड में अगर वो जाती है, फिर भी पढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिटेन है स्कूल में, तो ₹800 मिलेंगे। 9th और 10th स्टैंडर्ड में ₹1000 अगेन फॉर ईच क्लास। ओके, मिलेंगे। उसके तो ये स्कॉलरशिप जैसे जैसे आपके बच्ची के स्कूल के ईयर बढ़ते जाते हैं उसका स्कॉलरशिप बढ़ता जाता है। ओके फिजा, यू मे वांट टू आस्क समथिंग, डू यू हैव समथिंग टू आस्क टू मी? आपने हाथ खड़ा कर दिया था। ओके, तो मैंने आपको 2 योजनाओं के बारे में बता दिया। अब कल हमारा लेक्चर तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद वो 2 योजना के बारे में थोड़ा रिवीजन करके हम नेक्स्ट कल का लेक्चर लेंगे, उसमें और ज्यादा कुछ योजना है उनके बारे में देखेंगे।
ओके आपको कुछ भी दिक्कत है प्लीज आस्क मी, अदरवाइज बाय बाय।